ध्यान से देखिएगा, लॉ में जब आप पढ़ोगे, जो बेयर एक्ट होता है वो सीक्वेंस वाइज दिया रहता है, सीक्वेंस वाइज, राइट। तो एक्ट जो है बहुत सारे सेक्शंस में बटा होता है, बहुत सारे सेक्शंस में बटा होता है। डियर, आपने सुना, मूवीज देखी होंगी, तो मूवीज में आपने अक्सर देखा है कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, तो जो जज है वो बोलता है कि धारा 302 के तहत ऐसे करके कुछ बोलता है, राइट। आईपीसी की धारा 302, ऐसे इस टाइप से जो चीजें हैं वो बोली जाती हैं। तो धारा या सेक्शन, राइट, उसे आप क्या बोलते हो, सेक्शन। तो जो लॉ रहता है वो सेक्शंस में डिवाइड होता है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि कोई बुक होती है, बुक को लिखने का एक तरीका होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है, राइट। वैसे ही लॉ को भी लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। क्लियर है, लॉ को भी लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो उसको लॉ मेकर क्या बोलता है, जो सेक्शन वाइज लॉ लिखा जाता है उसको लॉ क्या, लॉ मेकर जो है पार्ट्स में जो डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शंस बोलते हैं। जैसे कि कंपनीज एक्ट की बात करें, कंपनीज एक्ट 2013 की हम बात करें, तो वहां पे 470 सेक्शंस हैं, वहां पे 470 जो है सेक्शंस है जो सीक्वेंस वाइज जो है लिखे हुए हैं, राइट। तो आप इसको पढ़ोगे कैसे, अब देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या हुआ। कई लोग तो इसको पढ़ देंगे 141DIIA, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा कि आप इसको पढ़ लो सेक्शन 41DIIA। और ये आई तो जो लोग पढ़ते हैं वो बिल्कुल ही गलत पढ़ते हैं, राइट। ये रोमन नंबर है। आप इसको कैसे पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे, ये जो 4 है इसका सीक्वेंस देखिए क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। पहला जो नंबर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं सेक्शन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेक्शन। जो आपका 4 है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेक्शन, राइट। जो आपका उसके बाद ब्रैकेट में है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सब सेक्शन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सब सेक्शन, राइट। तो यानी कि सेक्शन 4 सब सेक्शन 1, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1, फिर जो ब्रैकेट में आता है उसको हम बोलते हैं क्लॉज, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉज। क्लॉज के बाद जो ब्रैकेट में रहता है उसको हम बोलते हैं सब क्लॉज, राइट, उसको हम बोलते हैं सब क्लॉज। सब क्लॉज के बाद भी अगर ब्रैकेट में, वैसे तो जनरली यहीं तक खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ और आता है, हाँ जी चेतना आपने सही लिखा है, तो उसको हम बोलते हैं पैरा। और उसके बाद भी अगर सपोज यहाँ पे कुछ आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं सब पैरा, राइट। ये चीज होती है, राइट। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे सेक्शन 4, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1, क्लॉज डी, सब क्लॉज 2, पैरा ए, सब पैरा 1। समझ में आ रही है बात, क्लियर है आपको, इसमें कोई दिक्कत, इसको आप क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1, क्लॉज डी, सब क्लॉज 2, पैरा ए, सब पैरा 1, राइट। क्लियर है। हिंदी में इसको क्या पढ़ते हैं, सेक्शन को हम पढ़ते हैं धारा, हिंदी में हम सेक्शन को क्या बोलते हैं, धारा, राइट। सब सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, उपधारा। आपको चीजें मालूम होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत सारे जो लॉ के पेपर्स हैं वो आपके हिंदी में भी होते हैं, उसके पहले तो उर्दू में होते थे, राइट। क्लॉज को आप क्या बोलोगे, अनुच्छेद, अनुच्छेद। पैराग्राफ को जनरली जो है हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं,
उपनुच्छेद उपनुच्छेद, पैरा को आप बोलोगे वाक्य और सब पैरा को आप बोलोगे उपवाक्य। राइट तो ये होता है, इस ढंग से जो है लॉ पढ़ा जाता है। राइट सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी सब क्लॉज 2 पैरा ए सब पैरा 1। राइट और जो रोमन नंबर है काइंडली इसको आई आई मत पढ़िएगा, काइंडली इसको आई आई मत पढ़िएगा। रोमन नंबर का तो आपको आइडिया होगा स्कूल में। राइट ये क्या है आपका, क्या कहलाता था, फर्स्ट। राइट डबल आई थोड़िया बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, सेकंड। ट्रिपल आई थोड़िया बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, थर्ड। क्या आई वी बोलेंगे, नहीं, इसको आप क्या बोलते थे, फोर्थ। वी बोलेंगे, नो, इसको आप क्या बोलते थे, फिफ्थ। सिक्स, वी आई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिक्स। सेवेंथ, राइट, एट, फिर आपका क्या था, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। तो यहां तक तो आपने देखा ही था क्लासेस में, स्कूल में। राइट तो इसको आई एक्स 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 आई या आई वी ऐसे नहीं पढ़ते हैं। राइट रोमन नंबर्स हैं, ये क्या है आपके, रोमन नंबर्स हैं। तो लॉ में कभी जो है रोमन नंबर्स का भी यूज होता है। रोमन नंबर से के भी आपने सुना होगा, के का मतलब क्या होता है, 1000। राइट तो ये आपके क्या है, रोमन नंबर्स हैं। क्लियर है, ठीक है। तो आप क्या पढ़ेंगे, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, राइट, पैरा, सब पैरा। क्लियर है। यहाँ पर मैं आपको एक एक्ट जो है देखिएगा स्क्रीन पे, ये कंपनीज एक्ट का जो है बेयर एक्ट है, और इवन जो कंपनीज एक्ट है वो चैप्टर्स में भी डिवाइड है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं चैप्टर 1, ठीक है, और ये एक ब्रीफिंग दी गई है यहाँ पे देखिए। सेक्शन 1 में आप जर्नली देखेंगे, किसी भी एक्ट के जर्नली मैं बोल रही हूँ, सेक्शन 1 में आप देखेंगे शॉर्ट टाइटल होगा, राइट, एक्सटेंड होगा, मतलब कहाँ तक वो फैला हुआ है, पूरे भारत में लागू हो रहा है, कमेंसमेंट होगा, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, ये रहता है। और सेक्शन 2 में आपके डेफिनेशंस जो हैं वो रहती हैं। तो कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन 1 में जो है वो एप्लीकेबिलिटी, और सेक्शन 2 में क्या है, डेफिनेशंस है। ये बेयर एक्ट आप देख रहे हैं, राइट, कंपनीज एक्ट का। अब यहाँ पर देखिए, अभी मैंने देखिए आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस हैं टोटल, तो ये आपको दिख रहा है कि 470 सेक्शंस हैं, राइट। अब यहाँ देखिए, ये है आपका सेक्शन 1, राइट, सेक्शन 1। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे लिखा रहता है, ये आपका सेक्शन 1 है, ये आपका टाइटल है, शॉर्ट टाइटल, हेडिंग आप कह सकते हैं, हेडिंग है। सेक्शन 1 के बाद, सेक्शन 1 के बाद डॉट लगा है, गौर करिएगा, देखिएगा, सेक्शन 1 के बाद यहाँ पे डॉट लगा है, क्लियर है, और उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पर 1 लिखा है। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1। इसको हमने क्या पढ़ा, दैट इज सेक्शन, ये क्या है आपका सेक्शन है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में है ये आपका क्या है, सब सेक्शन है, सब सेक्शन है, राइट, ये आपका सब सेक्शन है। क्लियर है। ये आप क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, सेक्शन 1 सब सेक्शन 2। इसको आप क्या पढ़ोगे, सेक्शन 1 सब सेक्शन 3। ये आप क्या पढ़ोगे, सेक्शन 1 सब सेक्शन 4। और ये क्या है, क्लॉज ए, क्लॉज ए, राइट।
क्लियर है मेरी बात? ये क्या आपका क्लॉज ए, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात? सेक्शन 1 ब्रैकेट में जो लिखा है ये सब सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 है। अब देखिए नीचे देखिए यहां पर डेफिनेशंस में हम देखेंगे, तो अब ये क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ सेक्शन, ये आपका क्या हुआ सेक्शन, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे एक डिफरेंस देखिएगा, पहले और इसमें डिफरेंस देखिएगा। आपको एक चीज और बता दूं, कहीं कहीं पे जर्नली, कहीं कहीं पे हम सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं पढ़ते हैं, हम सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं पढ़ते हैं, हम सेक्शन के बाद क्लॉज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? सेक्शन के बाद क्लॉज पढ़ते हैं, ठीक है। और जर्नली, मैंने बोला जर्नली, और नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, जर्नली, ठीक है। आप सेक्शन के बाद क्लॉज पढ़ेंगे। क्लॉज कब पढ़ेंगे ये मैं बताने जा रही हूं। अब यहां पे देखिए सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के बाद हेडिंग आया, हेडिंग के बाद इन्होंने पूरी एक लाइन लिखी, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, राइट। उसके बाद 1 आया, तो हम इस 1 को क्या पढ़ेंगे? क्लॉज पढ़ेंगे। हम इस 1 को क्या पढ़ेंगे? क्लॉज पढ़ेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 1, समझ में आ रही है बात? सेक्शन 2 क्लॉज 1 पढ़ेंगे। बेयर एक्ट पढ़ना मैं आपको बता रही हूं, राइट। सरिता मेरे एंड से सब कुछ सही चल रहा है डियर? सरिता मेरे एंड से सब कुछ सही चल रहा है डियर? आपके एंड से मे बी इंटरनेट कनेक्शन में, मोबाइल डेटा में कोई प्रॉब्लम हो, मेरे एंड से बिल्कुल सही चल रहा है, राइट। तो सबसे पहले ये चीज सीखो, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि सेक्शन के बाद जनरली लोग समझते हैं कि सब सेक्शन ही पढ़ा जाता है, तो सेक्शन 2 के बाद भी पढ़ देते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन दिस। कब सब सेक्शन पढ़ना है और कब जो है क्लॉज पढ़ना है ये मैं आपको बता रही हूँ। सेक्शन के बाद कब सब सेक्शन पढ़ना है और सेक्शन के बाद कब क्लॉज पढ़ना है। सेक्शन के बाद सेक्शन है, फिर यहाँ पे क्या है? हेडिंग है, हेडिंग के बाद आप तुरंत देख रहे हैं ब्रैकेट में 1 आ गया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? हेडिंग आई और हेडिंग के बाद ब्रैकेट में तुरंत क्या आ गया है? 1 आ गया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? सब सेक्शन। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? सब सेक्शन। कुशल देखते जाइए, कोई डाउट होता है तो पूछिए लिख के, राइट। फिर से मैं रिपीट ही कर रही हूं, तो यहां पर सेक्शन के बाद हेडिंग आई और हेडिंग के बाद तुरंत ब्रैकेट में आ गया नंबर, कोई भी चीज लिखी होने से पहले तुरंत आपका नंबर आ गया, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? सब सेक्शन पढ़ेंगे। लेकिन सेक्शन 2 में डिफरेंस देखिएगा, सेक्शन 2 में हेडिंग आई और हेडिंग के बाद ब्रैकेट में नंबर नहीं आया, हेडिंग के बाद क्या आया है? टेक्स्ट आया है, उसके बाद नंबर आया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्लॉज पढ़ेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्लॉज पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात? इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्लॉज पढ़ेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2, राइट। आर्बिट प्रोस्पेक्टस, इसकी डेफिनेशन कहां दी हुई है? एवरेज प्रोस्पेक्टस, इसकी डेफिनेशन आपकी कहां पे दी हुई है? सेक्शन 2 क्लॉज 1, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन कहां दी हुई है? सेक्शन 2 क्लॉज 2, इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्लॉज पढ़ेंगे। क्लियर है? अगर हेडिंग के बाद डायरेक्ट ब्रैकेट में नंबर आता है, कोई भी टेक्स्ट लिखा होने के पहले डायरेक्ट ब्रैकेट में नंबर आता है, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? सब सेक्शन पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई चीज टेक्स्ट में पूरी लिखी है और उसके बाद ब्रैकेट में नंबर आ रहा है, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? क्लॉज पढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अब यहां पर देखिए, कंपनीज एक्ट में
सपोज ये है, अब यहां पे आप देखिए ये क्या है, सेक्शन, बड़े इजीली हमें समझ में आया क्या है, सेक्शन है, हेडिंग है, हेडिंग के बाद डायरेक्ट ब्रैकेट में क्या है, नंबर है, हेडिंग के बाद डायरेक्ट ब्रैकेट में नंबर है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सब सेक्शन, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सब सेक्शन, राइट। अगर ये ब्रैकेट में नंबर नहीं होता, अगर यहाँ ये ब्रैकेट में 1 नहीं लिखा होता और हेडिंग के बाद डायरेक्ट लिखा होता द मेमोरेंडम ऑफ कंपनीज शैल स्टेट और फिर यहाँ ब्रैकेट में ए लिखा होता, तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 4 क्लॉज ए। और ऐसा कोई नियम नहीं होगा कि क्लॉज जो है वो अल्फाबेट में होता है, सेक्शन जो है सब सेक्शन जो है वो नंबर में होता है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। समझ में आ रही बात, ऐसा कुछ भी याद मत करिएगा। यहाँ पे आप बेयर एक्ट खोल कर देखेंगे, बेयर एक्ट में सेक्शन के बाद, हेडिंग के बाद, या कभी कभी हेडिंग नहीं भी होती है, कभी कभी हेडिंग नहीं भी होती है, कभी कभी आपको डायरेक्ट ऐसे लिखा रहेगा 4 और 4 के बाद ब्रैकेट में 1 लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, राइट। दूसरा क्या हुआ, अगर 4 लिखा हुआ उसके बाद कोई टेक्स्ट लिखा है, पूरा लाइन, कोई एक लाइन लिखी है, राइट, उसके बाद 1 लिखा है, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 4 क्लॉज 1, इसको आप क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 4 और क्लॉज 1, सेक्शन 4 क्लॉज 1। समझ में आ रही है बात, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए 4 में चल रहा है, 4, तो ये क्या है, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी, क्लॉज डी, और ये फर्स्ट है तो इसको क्या पढ़ेंगे, सब क्लॉज फर्स्ट या सब क्लॉज 1, राइट, क्लॉज डी सब क्लॉज फर्स्ट या सब क्लॉज 1। कहीं कहीं पे पैरा भी होता है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 चल रहा था, क्लॉज डी था, क्लॉज डी में सब क्लॉज सेकेंड है और सब क्लॉज में पैरा ए है, सब क्लॉज में पैरा ए है। ए के अंदर भी कोई अगर सब पॉइंट होता है, ए पॉइंट के अंदर भी कोई सब पॉइंट होता, तो उसको हम क्या बोलते थे, सब पैरा। समझ में आ रही है बात, तो ये पढ़ने का ढंग रहता है, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे कि जो डेफिनेशन होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी जो डेफिनेशन है, राइट, डेफिनेशन के बाद जो ब्रैकेट में लिखा है, राइट, उसको हम क्लॉज पढ़ते हैं। क्लॉज क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप बेयर एक्ट खोल कर देखोगे तो सेक्शन 2 के बाद एक पूरी टेक्स्ट में लाइन लिखी है और टेक्स्ट में लाइन लिखने के बाद ब्रैकेट में ए बी सी स्टार्ट हुआ है, तो वहां सेक्शन 2 क्लॉज ए पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लेकिन ऐसे ही डियर एक और चीज मैं बता दूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, पुराना वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट, अभी तो एक नया आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसके पुराना वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें जो डेफिनेशंस दी गई हैं, वहां पे डेफिनेशन के बाद कोई लाइन नहीं लिखी हुई है, डायरेक्ट ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है, तो वहां पे हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। समझ में आ रही है बात, वहां पे है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हर एक एक्ट में जो डेफिनेशंस होती हैं उसमें सेक्शन 2 के बाद क्लॉज पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया जर्नली, इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया जर्नली, ठीक है। तो ये एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि यहाँ क्या चीजें जो हैं वो होती, एक आपको बेसिक पता होना चाहिए, राइट। तो अभी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी यही देखेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है वहां देखेंगे, अब जैसे वहां सेक्शन 2 क्लॉज एच पढ़ा जाएगा, वहां पे क्या पढ़ा जाएगा, सेक्शन 2 क्लॉज एच, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे कि डेफिनेशंस में आपको जो ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, क्लॉज पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई। बेयर एक्ट में नंबर्स को कैसे पढ़ेंगे ये बात आपको समझ में आई, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सेक्शन 2 क्लॉज एच पढ़ेंगे राहुल,
सेक्शन 2 क्लॉज एच पढ़ेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट खोल कर देखोगे तो वहां 2 के बाद पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट में ए बी सी लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई हम सेक्शन 2 क्लॉज एच पढ़ते हैं। नॉर्मली हम सेक्शन के बाद जो नंबर आता है वो सब सेक्शन पढ़ते हैं। आपको पता करना है कि आपको अगर ये पता करना है राहुल कि सेक्शन के बाद हमें सब सेक्शन पढ़ना है कि क्लॉज पढ़ना है, तो आपको बेयर एक्ट देखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको क्या देखना पड़ेगा, बेयर एक्ट देखना पड़ेगा। बेयर एक्ट में आपको देखना पड़ेगा अगर सेक्शन है, ये देखिए अगर ये सेक्शन है और सेक्शन के बाद हेडिंग के बाद, कभी कभी हेडिंग होती है कभी कभी हेडिंग नहीं होती है, कोई पूरी लाइन लिखी हुई है उसके बाद ब्रैकेट में नंबर लिखा है तो क्लॉज पढ़ेंगे, राइट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सेक्शन है, राइट, हेडिंग हो भी सकती है हेडिंग नहीं भी हो सकती है, सेक्शन है और डायरेक्ट उसके बाद एक नंबर लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, सब सेक्शन पढ़ेंगे। और मैं आपको थ्योरेटिकल डिफरेंस ये बता दूं कि सब सेक्शन और क्लॉज में ये डिफरेंस होता है। आप कह सकते हैं कि जब सब सेक्शन की बात होती है तो ये जो पहला सब सेक्शन है, दूसरा सब सेक्शन है, तीसरा सब सेक्शन है, फोर्थ सब सेक्शन है, ये आपस में क्या होता है, रिलेटेड होते हैं। लेकिन जब क्लॉज बोला जाता है तो क्लॉज में जो चीजें लिखी होती है उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, राइट, आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। बता तो दिया सरिता कैसे डिफरेंस पता लगेगा। आपको बेयर एक्ट जो है पढ़ना चाहिए, बेयर एक्ट में जाकर आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे याद कर लेते हैं, अल्फाबेट लिखा रहेगा तो क्लॉज रहेगा, नंबर लिखा होगा तो सब सेक्शन बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, राइट। आपको ये अगर देखना है कि सेक्शन है कि क्लॉज है, आपको तो बेयर एक्ट खोलकर मैंने दिखा दिया, बेयर एक्ट ओपन करके दिखा दिया कि आप कैसे पता करोगे कि वहां पे सेक्शन पढ़ना है और क्लॉज पढ़ना है। आप देखोगे बहुत सारे टीचर्स ने यूट्यूब वगैरह पे जाकर देखोगे गलत पढ़ाया हुआ है, ठीक है। वहां सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है सेक्शन 2 के बाद जो है सब सेक्शन बोला हुआ है, राइट, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज होता है। क्लियर है? डिफरेंस पता लगाने के लिए आपको बेयर एक्ट खोलना पड़ेगा। बेयर एक्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा और बेटर है कि आप बेयर एक्ट पढ़ना सीखो, डायरेक्ट बेयर एक्ट पढ़ना सीखो, राइट। क्लियर है इतनी चीज? तो एक आइडिया लग गया होगा आपको सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज का, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आपका क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट, 1872। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हर एक एक्ट के नाम के आगे, हर एक एक्ट के नाम के आगे एक ईयर लिखा होता है। ईयर हमें क्या बताता है, बेसिक्स आज हम सीख रहे हैं लॉ के, आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या चीजें होती हैं जब हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ईयर आपको क्या बताता है कि किस ईयर में वो एक्ट आया, ईयर आपको ये बताता है कि किस ईयर में वो एक्ट जो है आया, राइट, किस ईयर में वो एक्ट जो है आया, राइट। एक चीज आप और देखिएगा, यहाँ पे पूरे नाम में हर एक वर्ड का जो पहला लेटर था वो कैपिटल में लिखा है। द का टी, इंडियन का आई, कॉन्ट्रैक्ट का सी और एक्ट का ए। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डियर
अभी तो आपका एमसीक्यू का एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम अगर होता तो आप जब भी कोई चीज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट, तो आपको जो पूरा नाम है वो आपको ऐसे ही लिखना है। आप वहां पर सब्जेक्टिव अगर आपका एग्जाम होता है तो वहां आप जो है ऐसे नहीं लिख सकते हो, राइट, ऐसे नहीं लिख सकते हो कि आपने ऐसे लिख दिया, एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, ये गलत तरीका है, राइट। कभी भी आप किसी भी एक्ट का नाम लिखोगे, कंपनीज एक्ट लिखोगे तो आप पूरा लिखोगे, राइट, कंपनीज एक्ट भी अगर आप लिखोगे तो आप पूरा लिखोगे, द कंपनीज एक्ट 2013, समझ में आ रही है बात। तो जो भी एक्ट का नाम होता है उसमें हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। अदरवाइज आप एग्जाम में क्या कराए, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपने अकॉर्डिंग का ए बस कैपिटल में लिखा, बाकी सब सेंटेंस केस में लिख दिया, बिल्कुल गलत है। कभी भी आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो आपको एक्ट का नाम पूरा ऐसे लिखना है, राइट। अब एक्ट है, अब यहाँ पे आप एक्ट वर्ड देख रहे हो, राइट, आपने एक इंग्लिश का भी एक्ट वर्ड देखा होगा, एक्ट करना मतलब कि कोई एक्शन करना, राइट, मीनिंग जनरल मीनिंग तो यही होता है एक्ट का, अगर हम देखें तो एक्ट मतलब क्या होता है, एक्शन करना। यहाँ पे भी एक्ट आ रहा है, लेकिन एक बात गौर करिए, यहाँ पर एक्ट आ रहा है कैपिटल ए के साथ आ रहा है, कैपिटल ए के साथ, राइट। तो यहाँ एक्ट का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया, एक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अधिनियम या कानून, अधिनियम या आप क्या बोल सकते हैं, कानून, राइट। तो इंग्लिश में आप कभी भी जब कानून की बात करते हैं, किसी एक्ट की बात करते हैं, ये इंग्लिश का वर्ड अलग है, एक्ट करना, एक्शन, राइट, कोई एक्शन करना, एक्ट करना, ये अलग है, राइट। जब भी आप कानून के लिए एक्ट लिखेंगे, इंग्लिश का टर्म कानून के लिए एक्ट लिखेंगे, हमेशा आपको याद रखना है कैपिटल ए से लिखना है, एक्ट, कैपिटल ए से आपको एक्ट लिखना है। सरिता यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रही हैं कि मैम हम एक्ट को रिवाइज क्यों करते हैं, राइट, आज की डेट में मतलब कंपनीज एक्ट 1956 था तो 2013 क्यों लाए। सरिता मैंने इसका जवाब आपको दिया था, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, ठीक है, गवर्नमेंट परेशान हो गई थी, क्यों, क्योंकि पुराने एक्ट में कमी थी। जब समय चेंज होता है तो समय के अकॉर्डिंग आपको कानून भी चेंज करने पड़ते हैं। आईपीसी में तो ऐसे ऐसे सेक्शन थे, अब तो कुछ हट भी गए हैं, कि आप उस समय पढ़ते फीमेल्स को तो राइट्स ही नहीं दिए गए थे, पुराने कानून में फीमेल्स को राइट्स नहीं दिए गए थे। फिर कानून में बदलाव आया, तो कानून में हमेशा बदलाव की जरूरत होती है, राइट, जो समय होता है, जो टाइम होता है, वो चेंजेस की डिमांड करता है कि हाँ चेंज होना चाहिए। तो पुराना सत्यम केस हो गया था, ठीक है, विजय माल्या का आपने केस देखा हुआ था, बहुत सारे केसेस हुए थे, लोगों का बहुत पैसा डूबा था, गवर्नमेंट को काफी नुकसान हुआ था। तो गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें जो है टैक्स कुछ नई चीजें लानी चाहिए, एकदम नया एक्ट लाना चाहिए। पुराने 1956 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स तो आ चुके थे, लेकिन फिर भी जो लॉ था वो बहुत ही आप कह लीजिए पुराना था और आज की हिसाब से सही नहीं था। और हमें आज के आईटी एज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में, जहाँ पे हम बोर्ड मीटिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करते हैं, हमें एक नए एक्ट की जरूरत थी, इसलिए जो है यहाँ पे एक्ट जो है लाया गया। एक चीज मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों के समय के जो भी आप कानून देखेंगे, जो भी एक्ट देखेंगे, जनरली उसमें आप ये पाएंगे कि इंडियन वर्ड लगा है, ये भी मैं आपको बता दूं, जनरली आप ये देखेंगे कि वहां पर इंडियन टर्म जो है वो लगा हुआ है। रीजन क्या है इंडियन वर्ड लगने का,
क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को एक कॉलोनी बना रखा था। इंडिया के अलावा सिंगापुर हो गया, अदर देशों पे भी, अदर कंट्रीज पे भी उन्होंने कब्जा किया हुआ था। राइट, तो जिस देश का वो कानून बनाते थे उस कानून के नाम के आगे इंडियन वर्ड लगा देते थे, जैसे कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। राइट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से इंडियन वर्ड हटाया गया है, जबकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी जो है ब्रिटिशर्स के टाइम का था। ऐसे ही आप देखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्यों? क्योंकि वो 1932 का है। तो ब्रिटिशर्स 1956 के पहले जो कंपनीज एक्ट था, 1956 के पहले के जो आप कंपनीज एक्ट देखेंगे वहां आप देखेंगे द इंडियन कंपनीज एक्ट। तो ब्रिटिशर्स जो इंडिया के लिए एक्ट बनाते थे उसमें इंडियन वर्ड जो है वो ऐड कर देते थे। राइट, तो बाद में ये चीज नहीं है, बाद में आज की डेट में हमारे देश का कंपनीज एक्ट है तो द कंपनीज एक्ट, राइट, ये बोला जाएगा डायरेक्ट। तो आई होप कि इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। राइट, सेक्शन 1 में जनरली जो है हमेशा ये दिया रहता है, एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि वो कानून जो है कहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे कि कंपनीज एक्ट जो है किस पे लगेगा? कंपनीज एक्ट जो है इंडियन कंपनीज पे लगेगा। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, एक्सटेंड की बात करते हैं, पूरे भारत में लागू होगा। ठीक है, उस एक्ट का नाम क्या है इसकी बात करते हैं। और आप मैक्सिमम एक्ट में देखेंगे कि जब आप किसी एक्ट का नाम पढ़ेंगे, मेरी बात याद रखना, जब भी आप किसी एक्ट का नाम पढ़ेंगे डियर, किसी भी एक्ट का आप नाम पढ़ते हैं तो नाम को पढ़ते ही आपको उस एक्ट का जो पर्पस है वो पता लग जाता है। जो जिस चीज के लिए वो एक्ट बनाया गया है वो चीज आपको पता लग जाती है जब आप जो है एक्ट का नाम पढ़ते हैं। राइट, जब भी आप एक्ट का नाम पढ़ते हैं तो आपको नाम पढ़ के उस एक्ट का पर्पस पता लग जाएगा। द कंपनीज एक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में जितनी कंपनीज है उनको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया होगा वो आपका क्या है? कंपनीज एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते होंगे उसके सबसे ऊपर हमारे देश का क्या है? संविधान। समझ में आ रही है बात? जो अभी हम देख रहे थे कि एक्ट कैसे बनता है, हाँ जी, जनरली कुशल आप देखेंगे सेक्शन 1 में एक्ट का नाम रहेगा। कुशल, सेक्शन 1 में एक्ट का नाम रहेगा, कहां तक एक्सटेंड किया है, कहां तक मतलब पूरे भारत पे अप्लाई हो रहा है, कहां पे अप्लाई हो रहा है, और वो किस किस चीजों पे एप्लीकेबल हो रहा है, ये चीज आपके सेक्शन 1 में दी रहती है। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अभी आप देख रहे थे कि बेसिकली एक्ट कैसे बना, ये जो हम देख रहे थे कि एक्ट कैसे बना। राइट, हम देख रहे थे कि एक्ट बनाने के लिए पहले जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है वो ड्राफ्ट करती है, ड्राफ्ट करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में वो कानून पास होता है। ये चीजें कहाँ लिखी हुई हैं? ये चीजें कहाँ लिखी हुई हैं कि कानून कौन बना सकता है? ये पावर जो है लोकसभा और राज्यसभा को, ये जो पावर है वो किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी। भारत का जो संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान जो है उसने ये पावर दे रखी है। भारतीय संविधान ने जो है पावर दे रखी है कि हाँ एक्ट कैसे बनेगा, एक्ट कैसे बनेगा, भारतीय संविधान ने पार्लियामेंट को ये पावर दे रखी है। समझ में आई बात? पार्लियामेंट को ये पावर दे रखी है कि पार्लियामेंट जो है वो जो है लॉ बना सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या हो गया? सबसे सुप्रीम हो गया। राइट, इसके नीचे क्या है? बाकी सारे कानून आए, बहुत सारे एक्ट्स हैं इंडिया में, गूगल पे सर्च करोगे ना 1500 1600 के पार निकल जाएगी लिस्ट। समझ में आ रही है बात? सारे एक्ट तो आप एलएलबी में भी नहीं पढ़ते हो, बहुत सारे कानून हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट ने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन की पावर से पार्लियामेंट ने क्या बनाया? एक्ट बनाया, कानून बनाया, अधिनियम बनाया। ठीक है, एक्ट के बाद कुछ कुछ एक्ट्स में
आप देखोगे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कुछ कुछ एक्ट्स में। आप ये भी देखोगे जैसे कि कंपनीज एक्ट में कंपनीज रूल्स भी हैं, कंपनीज एक्ट में कंपनीज रूल्स भी हैं, अलग अलग जगह अलग अलग रूल्स हैं। मैनेजर को रिमनरेशन क्या देंगे, इसका रूल्स है। इनकॉर्पोरेशन कंपनी में कैसे करेंगे, कंपनी कैसे बनाएंगे, इसके भी रूल्स हैं। ठीक है, तो उसके नीचे मतलब कि आप ये कह लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ग्रैंडफादर, एक्ट है फादर, रूल्स एंड रेगुलेशन है बच्चे। राइट, एक्ट में कभी भी वो चीज नहीं लिखी जा सकती है जो हमारे संविधान के विरोध में हो, संविधान के विरुद्ध हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हो। समझ में आ रही है बात? अगर किसी एक्ट में गलती से कोई ऐसी बात आ जाती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विरोध में है, अगेंस्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिवेल कर जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है ओवरराइड करना, राइट, या प्रिवेल करना, इंग्लिश में वर्ड होता है, राइट। ओवरराइड करने का मतलब हम किसकी बात मानेंगे। अगर एक्ट में गलती से कोई चीज आ गई, वैसे तो होता नहीं है, राइट, अगर कोई चीज आ गई तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अलग कहा गया और एक्ट में कुछ अलग कहा गया, तो हम किसकी बात मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जितने भी हमारे देश में कानून है उन सब के पापा कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपको रूल्स भी मिलेंगे, इसके अलावा आपको रेगुलेशंस भी मिलेंगे, राइट। जो रूल्स होते हैं वो एक्ट से छोटे होते हैं, यानी कि रूल्स में अगर कोई अलग बात कह दी गई तो हम किसकी बात मानेंगे, एक्ट और रूल्स में अलग अलग है, विरोधाभास है, अलग अलग बात कही गई है, तो हम किसकी बात मानेंगे, एक्ट जो है वो ओवरराइड कर जाएगा रूल्स को। रूल्स कभी भी एक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकते, रूल्स एंड रेगुलेशंस कभी भी एक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, राइट। तो रूल्स की जो परमिशन है एक्ट में ही, अब एक्ट को बनाना तो बहुत मुश्किल है, एक्ट को बनाना तो बहुत मुश्किल है, देख ही लिया कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हमें क्या है, चेंज करवाना पड़ता है, तो कभी मतलब कि पास करवाना पड़ता है। तो कभी कभी एक्ट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी जाती है कि रूल्स बना सकता है जरूरत के अकॉर्डिंग, और जो रूल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फ्लैक्सिबल होता है, जो रूल्स होता है फ्लैक्सिबल होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर हो जाती है, जैसे कि कंपनीज एक्ट में कंपनीज रूल्स भी है, और कंपनीज रूल्स जो है वो एमसीए बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन बनाता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है वो रूल्स बनाता है, राइट। रेगुलेशंस क्या है, डेलीगेटेड पावर्स है, आप कह सकते हैं डेलीगेटेड पावर, राइट, पावर्स, यानी कि जो एक्ट होता है वो रेगुलेशंस बनाने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये जो फेमा है, फेमा में आपको रूल्स भी मिलेंगे और रेगुलेशंस भी मिलेंगे। कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में केवल आपको रूल्स मिलेंगे, रेगुलेशंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फेमा में जो है पावर, रेगुलेशन बनाने की पावर किसको डेलीगेट की गई है, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, राइट। तो रेगुलेशन बनाने की पावर जो है वो दे दी जाती है, क्लियर है। जो एक्ट है वो रेगुलेशंस बनाने की पावर जो है डेलीगेट कर देता है, अगर लगता है कि हाँ बाद में रेगुलेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो इतना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करना या बनाना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना एक्ट को बनाना जो है डिफिकल्ट होता है। सारे एक्ट के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी कुछ एक्ट होते हैं, कहीं कहीं आप मैक्सिमम एक्ट के साथ रूल्स तो देखेंगे ही देखेंगे। रूल्स बनाने का राइट किसको दे देता है एक्ट, एक्ट के किसी सेक्शन में लिखा होगा कि इन चीजों के रिगार्डिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है, ताकि बार बार जो है पार्लियामेंट में जो है एक्ट पास ना कराना पड़े, जरूरत के अकॉर्डिंग रूल्स जो है बनाए जा सके, राइट। रेगुलेशन में जो है पावर डेलीगेट कर दी जाती है, लॉ बनाने की पावर डेलीगेट कर दी जाती है किसी एक प्रॉपर अथॉरिटी को, जैसे फेमा में आरबीआई के पास जो है रेगुलेशन बनाने की
पावर है। तो एक ये मैंने जस्ट ब्रीफिंग दी कि कहीं आप एक्ट के साथ अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी देखें तो आपको चीजें समझ में आ जाए। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, समझ में आ रही है